हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों एनएलएम वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उसके डिस्कशन कर रहे थे हम लोग और सर्कुलर मोशन की स्टार्टिंग करी थी। आज भी थोड़ा सा टाइम बचेगा तो हम स्टार्ट कर देंगे, सर्कुलर मोशन को पढ़ लेंगे। अदरवाइज आप लोग भी एनएलएम वाली सीट को कंप्लीट कर दो ना। और बच्चों ऐसा कंप्लीट करो कि उसमें से एक भी न्यूमेरिकल ना बचे, है ना। चाहे एडवांस्ड में आया हुआ हो, एडवांस्ड की कोई और एक्सरसाइज का हो, पैराग्राफ हो। क्यों? क्योंकि हमें दोबारा रिवीजन का कभी मौका इतना अच्छे से नहीं मिलना ना। तो ये सोचते हुए चाहे टाइम ले लो एक चैप्टर में, पर एक कंप्लीट कर दिया इसका मतलब दोबारा उसको हिलाना ही ना पड़े, ऐसा कंप्लीट करो, है ना। तो बहुत अच्छे से सारी एक्सरसाइज उसमें से सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग कंप्लीट कर दो। तो बच्चों मैं डिस्कशन में बता देता हूं, मैंने सेक्शन ए और बी दोनों डिस्कस कर दिए थे और प्रॉपर ये पैराग्राफ मैच दी कॉलम वो डिस्कस कर रहा हूं। अब आप लोगों ने करी है सॉल्व, तब तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और अगर सॉल्व नहीं किए हो, सीधे टीवी की तरफ प्ले करके बैठे देख रहे हो, तो आपके लिए मैं कह रहा हूँ यूजलेस है वो चीज। चाहे टाइम वेस्ट कर रहे हो, ना आईआईटी में जाना ना एनआईटी में जाना, और केवल वो आंखें खराब कर लोगे वीडियो देख के, और कोई मतलब नहीं है। तो प्रॉपर उसको पहले सीट को सॉल्व करो, जो मैंने होमवर्क में दिए थे वो न्यूमेरिकल्स प्रॉपर ट्राई करो, ठीक है। 100% उसको अपना दो। उसके बाद में चाहे, मैं कह रहा हूं बच्चों, अगर एक चैप्टर कम भी हो जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है अपने को सारे न्यूमेरिकल्स करने, बट जो कर लिया उसका एग्जाम में न्यूमेरिकल्स करके आना है, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं कह रहा हूं एक दो तीन चार चैप्टर रह भी जाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप लोगों के जरूरी नहीं 100% सिलेबस हो, उनके फिर हम लोग बेसिक भी देख सकते हो आप लोग। एक बार तरीका डेवलप हो गया, पहली बात तो रहेगा ही नहीं। अगर एक तरीका डेवलप कर लिया सोलो करने का तो कंप्लीट फिजिक्स ही पढ़ लोगे। बट तरीका इतना अच्छा डेवलप करो कि एक चैप्टर का जो पढ़ लिया उसका न्यूमेरिकल कोई भी एग्जाम में आ जाए, कितना ही टफ आ जाए, पूरी जी जान लगा करके उसको सोलो करना है। इस लेवल की अगर आप लोग तैयारी कर लोगे तो आपको आईआईटी जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। चलो बच्चों, तो सेक्शन सी डिस्कस कर रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 1 एडवांस्ड की थी और सेक्शन सी था इसमें से। सेक्शन सी और डी दोनों थे। सेक्शन सी अब देखो पैराग्राफ है, बहुत ही शानदार पैराग्राफ है। आप लोग अगर इसका सोच भी लिए थे ना और ढंग से कर दिए तो मैं कह रहा हूं गारंटी आपको कोई आईआईटीएन बनने से नहीं रोक सकता था, अगर 7th वाला कर लिया था ढंग से तो। और नहीं कर पाए थे तो कितना टाइम दिया था, आपका डेडिकेशन क्या रहा, ये इंपॉर्टेंट था। अब आपने इसको पढ़ा और कहे ये तो बहुत टफ है, ये तो नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो रख दो, बंद करो सीट। नहीं हो रहा, वो एग्जाम में भी नहीं होगा। होने के लिए इतना आसान नहीं है, होने के लिए बहुत टफ मामला है, कंपटीशन है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है बच्चों, देखो। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट एक्स बराबर 0। एक्स बराबर 0 पे एक ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया गया है ओरिजिन पे। फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एफ इज कांस्टेंट, एक कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है। एट टी बराबर 0 फ्रिक्शन कोफिशिएंट वेरी एज म्यू बराबर सी एक्स। फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहां वेरिएबल है, मतलब ये फोर्स जो लग रहा है वो भी वेरिएबल है। शुरू में फ्रिक्शन नहीं है, जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ेगा फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक, कितनी दूरी ये ट्रेवल करेगा, और म्यू इस टाइप से है। अब बच्चों कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इसके मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाता हूं। देखना क्या है, इधर फोर्स लग रहा होगा एफ, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा सी एक्स एम जी। म्यू इंटू एन होता है, ये फ्रिक्शन लग रहा होगा, और इसका एक्सेलरेशन होगा ए इस तरफ। तो एफ माइनस सी एक्स एम जी इक्वल टू एम ए बराबर आएगा एफ अपॉन एम माइनस सी एक्स एम जी। एम हट जाएगा, ये आ गया एक्सेलरेशन। v को अगर लिखते होते हैं तो v dv अपॉन dx a होता है। अब x को एक तरफ करोगे, इसको एक काम करो ना, m को पड़ा रहने दो, डिवाइड में भेजो इसे। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन अगर करना है तो एम वी डी वी इज इक्वल टू एफ माइनस सी एक्स एम जी इंटू डी एक्स। अब बच्चों ये इंटीग्रेट होगा, x जब 0 है तो वेलोसिटी 0 है, और ये कहां जाके रुकेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कब तक ट्रेवल करता रहेगा इसे, जब ये वेलोसिटी वापस से 0 हो जाए वो दूरी तक। भाई अभी चला है, अभी फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन कम है तो ये आगे एक्सेलरेट होगा। जैसे जैसे ये दूरी बढ़ाता जाएगा, दूरी बढ़ाता जाएगा तो फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा तो ये फिर डीएक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा, डीएक्सेलरेशन स्टार्ट होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम होते होते रुक जाएगा, जहां रुकेगा वो मैक्सिमम दूरी होगी। कहानी समझ आई क्या बोल दिया मैं? थी ना इंटरेस्टिंग? दोबारा सुन लो क्या रिपीट कर रहा हूं। अभी इस पे फोर्स लग रहा है, अभी इसके फ्रिक्शन की वैल्यू एक्स डिपेंडेंट है, इसलिए क्या है फ्रिक्शन 0। फोर्स है, फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तब तक आगे का फोर्स ज्यादा है, एक्सेलरेट होगा, स्पीड बढ़ेगी।
जैसे ही फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डीएसेलरेट होगा, डीएसेलरेट होगा तो वेलोसिटी कम होगी, कम होगी तो जीरो हो जाएगी, जहां जीरो होगी वहां रुक जाएगा, तो ये जीरो आ गया। ये कितना आएगा, एफ एक्स माइनस सी एक्स स्क्र बाई टू एम जी, और ये जीरो कब होगा, तो एफ बराबर सी एक्स एम जी बाई टू, और एक्स बराबर आ जाएगा टू एफ अपॉन सी एम जी, टू एफ अपॉन सी एम जी, ये आंसर आ गया। दूसरा देखो, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जस्ट आफ्टर द ब्लॉक स्टॉप्ड, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अब अगर ये है एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है, तो एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम अगर देखूं तो म्यू एम जी होता है, म्यू इंटू एन, तो म्यू की वैल्यू, म्यू कितना है सी एक्स एम जी, और एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है टू एफ अपॉन एम जी सी इंटू एम जी, तो एम जी सी कैंसिल हो जाएगा, टू एफ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, टू एफ। ये तो है जस्ट पहले जो लग रहा था, रुकने से जस्ट पहले जो मैक्सिमम लग रहा था। अब बच्चों जहां भी ब्लॉक रुका होगा उस जगह की अगर आप लोग सिचुएशन देखोगे, अंधेरा हो गया, क्या हो गया, हाँ एक मिनट बस, अरे अब ठीक है, लाइट आ गई ना। तो बच्चों फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 2f थी जब तक ये चल रहा था। अब जैसे ही रुका तो यहां f लग रहा है, तो फ्रिक्शन जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लगेगा, तो उसके बाद फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, रुकने के जस्ट बाद f ही हो जाएगा, क्योंकि आगे f लग रहा है, ब्लॉक तो रुक गया, जब तक नहीं रुका था तब तक वो फ्रिक्शन लग रहा था ना मैक्सिमम, क्योंकि उस टाइम स्लाइड हो रहा था, अब स्लाइड नहीं हो रहा है, स्लाइड नहीं हो रहा है, रुक गया, तो f जितना अप्लाई हो रहा है उतना ही हो रहा है, तो 2 आ जाएगा, इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 2। वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इस डिस्टेंस का आधा चला तो वेलोसिटी, इसका इंटीग्रेशन चेंज कर दो, वेलोसिटी v और x की वैल्यू कितनी होगी, f अपॉन सी एम जी, टोटल का हाफ है कि नहीं है, टोटल का हाफ है, तो अब फिर से वही चेंज हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा m इंटू वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ लिमिट डलेगी 0 से f अपॉन सी एम जी, एम वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू f इंटू एफ स्क्वायर अपॉन सी एम जी माइनस सी एम जी बाई टू इंटू एफ स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर, एक एक कैंसिल हो जाएंगे ना, ये आ जाएगी बच्चों एम वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एफ स्क्वायर अपॉन टू सी एम जी, वी बराबर कितना आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, एफ अपॉन एम अंडर रूट सी जी, ठीक है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, और आधी डिस्टेंस मैक्सिमम पता नहीं, वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग हाफ डिस्टेंस, सही बात है, आधी डिस्टेंस बाद ये वेलोसिटी हो जाएगी। तो बच्चों कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफी अच्छा पैराग्राफ था, एडवांस में आ भी सकता है ऐसा, और ऐसे आ जाते हैं तो मैं कह रहा हूँ ढंग से अगर पढ़ लोगे तो पूरा नंबर स्कोर करा देता है, कुछ भी नहीं होता, केवल समझने की जरूरत होती है कि यार क्या पूछ रहा है ये न्यूमेरिकल, है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो आप लोग थोड़ा सा ऐसे सोचो कि कैसे मैं इसको कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों 4 to 8 देखो, 4 to 8 पैराग्राफ दे रखा है, फिगर शो ए वेइंग मशीन केप्ट इन लिफ्ट, ये एक लिफ्ट है, इसमें वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन है और ये स्प्रिंग बैलेंस है, अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से जा रही है, ब्लॉक इज केप्ट ऑन वेइंग मशीन, अपर सरफेस ऑफ ब्लॉक इज अटैच्ड टू स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग शोन बाय वेइंग मशीन एंड स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है 45 और वेइंग मशीन की रीडिंग है 15। Answer the following question. Assume that weighing machine can measure weight by having negligible deformation due to block, while spring balance require larger expansion. ठीक है, वो है। Mass of the object is, अब बच्चों इस ब्लॉक की अगर एक एफबीडी बनाओगे, स्प्रिंग ऊपर लगा रहा होगा kx, एक ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, नीचे लग रहा होगा mg, और इसका एक्सेलरेशन होगा a 5 का, n प्लस kx माइनस mg इक्वल टू ma, n जो है वो तो रीड कर रही है वेइंग मशीन, तो नॉर्मल बताती है ना जितना लग रहा है, n बाई जी,
एन बाई जी जो है उसकी वैल्यू है 15 और के एक्स बाई जी जो वेइंग मशीन की स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग है वो है 45। भाई वेइंग स्प्रिंग बैलेंस क्या बताता है, के एक्स बाई जी बताता है, और वेइंग मशीन क्या बताती है, एन बाई जी। ये मैं रीडिंग में बता चुका हूं बढ़िया से। तो नॉर्मल जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, 150 प्लस के एक्स हो जाएगा बच्चों 450 माइनस 10 एम जी इक्व टू एम इंटू 5 एम। तो ये आ जाएगा 15 एम इक्व टू 600 एम इक्व टू 40 के जी। इसका मास रियल में कितना है, 40 के जी मास है। वो 45 बता रही है, ये 15 बता रही है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है इसलिए। क्यों बच्चों, एक्सटेंशन इसमें फिक्स हुआ उसके बाद रुक गया है ना ये ब्लॉक, तो नॉर्मल ले रहा है बाकी। इन अबोव सिचुएशन नॉर्मल एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एज सीन बाय ऑब्जर्वर इन लिफ्ट। कोई अगर ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो यहां नॉर्मल कितने का लग रहा है, 150। इफ लिफ्ट स्टॉप्ड एंड इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, लिफ्ट रुक गई, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन विल। अब बच्चों सारा का सारा ब्लॉक को ये स्प्रिंग उठा लेगा कि नहीं। अभी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग थी 45 और रियल में इसका वेट है 40। तो बच्चों अब जैसे इसको रुका तो ये 40 केजी का ब्लॉक है, तो ये 400, पहले जो भी इसमें के एक्स बराबर था 450। अब बच्चों इसमें के एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 400 के। तो एक्स जो है वो 400 बटे के हो जाएगा, एक्स डैश बाद वाला, और पहले एक्स था 450 बटे के। अब पहले एक्स जो था ये था, अब बाद वाला ये, तो बाद वाला कम हो गया ना एक्स डैश, तो ये ब्लॉक कॉन्टेक्ट लूज कर देगा, कॉन्टेक्ट लूज। तो कॉन्टेक्ट लूज हो जाएगा तो एक्स डैश कम हो गया, तो नॉर्मल तो 0 हो गया ना। भाई ब्लॉक की डिस्टेंस ही कम हो गई स्प्रिंग से। पहले इसको टच कर रहा था तो डिस्टेंस थी 450 बटे के, अब जब रुक गई लिफ्ट तो डिस्टेंस हो जाएगी 400 बटे के। भाई इसके चिपका हुआ तो है नहीं ब्लॉक, ब्लॉक वहां नॉर्मल तो छोड़ देगा, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस ने तो पकड़ रखा है ना, तो स्प्रिंग उसको ऊपर खींच लेगा, ऊपर खींच लेगा तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, 0 रीडिंग दिखाएगा। इफ लिफ्ट इज स्टॉप्ड एंड इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस 40 केजी दिखाएगा, जो रियल वेट है उसका। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट सच दैट वेइंग मशीन शो इट्स ट्रू वेट। ट्रू वेट दिखाए तो नॉर्मल कितने का होना चाहिए, 400 का। नॉर्मल कितना होना चाहिए, 400। ट्रू वेट तो तभी दिखाएगा, वही रीड करती है। के एक्स बच्चों उतना का उतना ही लगेगा, क्यों, डिस्प्लेसमेंट तो चेंज ही नहीं हो सकता ना। तो के एक्स कितना था पहले जब दिखा रहा था, तो 45 था, तो वो अभी भी 450 ही दिखाएगा जो स्प्रिंग लगाएगी, और नीचे लगेगा इसका 400, और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ए। तो 450 इक्व टू एम इंटू ए बराबर आ जाएगा 45/4। अगेन बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था, अगर आप लोगों ने किया है तो बहुत शानदार न्यूमेरिकल था। कुछ ऐसी बात हो जो नहीं समझ में आई हो तो आप पूछने के लिए मोस्ट वेलकम है, और जो नहीं पढ़ रहा होगा उसके लिए देखो कोई तरीका नहीं है। अब देखो बच्चों परेशानी तो हो रही है, भाई मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को भी हो रही है, मैं भी बिना बच्चों के पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग भी चलो स्क्रीन देख रहे हो, देखने में भी परेशानी हो रही है, बट थोड़े से दिनों की परेशानी है, कुछ चीजें अच्छी सीख रहे हो ना, और बढ़िया कॉलेज में जाओगे, इसलिए जरूरी है। ये कोरोना वोरोना सब हट जाएगा, सारे लोग अपन कह रहे ना ये कोरोना हारेगा, तो ये तो जरूर हारेगा, हम जीतेंगे। जिस दिन जीतेंगे उस दिन सुकून मिलेगा कि हमने उस टाइम भी अच्छा यूटिलाइज किया था। बच्चों सेक्शन डी का पहला न्यूमेरिकल मैं नहीं करा रहा, पूरी कंप्लीट सीट जिस दिन हो जाए उस दिन इसको ट्राई करना। फिर भी आप लोग कहना कि यार ये अब भी नहीं हो रहा, तो बहुत गलत बात है, और बहुत अच्छे से सोचना, ये आप लोगों को खुद से करके मेरे को भेजना है, ये एज ए चैलेंज है आप लोगों के लिए। सेक्शन डी का जो फर्स्ट मैच दी कॉलम है ये आप लोगों के लिए एज ए चैलेंज है, आपको इसको खुद से करना है। बाकी मैं तो देखो आसान आसान न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, मेरे खुद को वही आते हैं, आप लोग थोड़े टफ। ये लास्ट न्यूमेरिकल है जो मैं सीट का छोड़ने वाला हूँ, बाकी मैंने सारी सीट आई थिंक डिस्कस करी है, केवल एक न्यूमेरिकल छोड़ा है मैच दी कॉलम 1 नंबर वाला, और वो आप लोगों के लिए चैलेंज टाइप है, उसको बहुत अच्छे से करना है, जो कर देगा वो जीत जाएगा बहुत बढ़िया से। मैच दी कॉलम सेक्शन डी का दूसरा देखो, configuration of L shaped block and two other block are shown, system is set free to move at any moment, match the following parameters। ये है 4 kg, यहां का अगर फ्रिक्शन देखोगे तो म्यू बराबर है 0.5, यहां फ्रिक्शन है नहीं, ये 6 kg का है, एल शेप जो ब्लॉक है, और ये 10 kg है।
configuration of L-shaped block and two other block are shown. System is set free to move at any moment. Match the following parameters. ठीक है, friction force between block A, system is free to move. Friction force between block A and B. A कौन सा है, ये रहा, और ये कौन सा है, B है. A और B के बीच का फ्रिक्शन देखना है. यहां बच्चों पहले मैं इसको इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकालता हूं x डायरेक्शन में. इसको देखोगे तो ये नीचे जा रहा होगा A से, तो ये सारा सिस्टम भी आगे ही जा रहा होगा ना A से. तो यहां देखोगे तो क्या एक्सेलरेशन होगा बच्चों, तो 100 माइनस टी इक्वल टू 10A. और इसकी एफबीडी बनाते ये भी 10 kg का है, इसमें यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है. ये अगर एक साथ चलोगे, ये नीचे आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आएगा, बट x में तो इसके साथ ही जाएगा ना, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा. तो अगेन इसका t बराबर 10 इंटू ए हो जाएगा. t 10A हो गया तो ये कर दो, तो 100 बराबर 20A हो गया. a बराबर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका एक्सेलरेशन 5 का, इसका एक्सेलरेशन 5 है. अब बच्चों देखो, सूडो फोर्स के हिसाब से एफबीडी बनाते हैं. इस ब्लॉक के हिसाब से यहां ऑब्जर्वर को बिठाओ और देखो, वो खुद 5 से जा रहे थे, इसके पीछे एक फोर्स लगा 4 इंटू ए. कितना है, 5. मैंने कहा था ना, ए किसका लेना होता है, इस सिस्टम का जिसका है वो है मास ऑब्जेक्ट का खुद का होगा. इस तरफ नॉर्मल लगेगा, नीचे mg लगेगा, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा. देखते हैं कितना लग रहा है. n आ गया 20. फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है म्यू इंटू एन, 10 न्यूटन. कितना लग रहा है, 10. और नीचे कितना लग रहा है इसका, 40. तो बच्चों ये तो एक्सेलरेट होगा. तो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज 10 न्यूटन. मैक्सिमम लग गया ना, क्योंकि नीचे 40 है. तो आपके बच्चों एस, ए का आंसर आ जाएगा एस. टेंशन इन स्ट्रिंग, ए 5 आया तो टेंशन 50, तो पी आ जाएगा. बी का आंसर क्या आ जाएगा, पी. 50 आ गया ना, टी. नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक ए बाई ब्लॉक बी, बी के द्वारा नॉर्मल जो है वो कितने का है, 20. तो सी का आंसर हो जाएगा आर. नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी बाई टेबल. अब टेबल से क्या लगेगा, अब देखो बच्चों ध्यान से देखना. अगर इस ए पे ब्लॉक ने, बी ने फ्रिक्शन लगाया ऊपर की तरफ, तो जब आप बी की एफबीडी बनाओगे तो बी पे नीचे की तरफ एक तो लगेगा 60 न्यूटन, एक ऊपर लगेगा नॉर्मल, और एक बच्चों नीचे लगेगा फ्रिक्शन जो 4 kg वाला लगा रहा होगा. और कितना लगा रहा होगा, 10 न्यूटन का. क्लियर है ये बात. इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं होंगे, तो एन बराबर आ जाएगा 70 न्यूटन. तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, क्यू. तो डी का कौन सा हो जाएगा, क्यू. बहुत ही सिंपल सा मैच दी कॉलम था, सिंगल लाइन में आंसर आ रहे थे. ठीक है, करने बैठते तो इजी था, नहीं कर रहे हो तो टफ है. अब आप कहोगे मैं बार बार डिमोटिवेट कर रहा हूँ हर क्वेश्चन में, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं. अब देखो बच्चों, करके आप लोगों को भेजने चाहिए, करने चाहिए, बहुत अच्छे से फाइट मारनी चाहिए. अब अगर पीछे रह गए हो तो समस्या है. थर्ड न्यूमेरिकल देखो, थर्ड मैच दी कॉलम. कंसिडर ए ब्लॉक ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, देन द ब्लॉक various forces are acting, match the following corresponding parameters. ठीक है, वैल्यूज 5 kg, म्यू इसका है 2√3, इस तरफ आई केप और इस तरफ जे केप. ये डायरेक्शंस बताइए. एंगल है 30 डिग्री. देखो कई बार बच्चों म्यू 2/√3 है, मैंने 2√3 कर देता. फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लगता है बच्चों म्यू mg cos थीटा, क्योंकि म्यू इंटू एन होता है. म्यू है 2/√3, mg हो गया 50, cos 30 हो गया √3/2. 2 से 2 कैंसिल हो जाए, √3 50 न्यूटन. फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 50 न्यूटन. अब बच्चों एक डिसाइड करते हैं बात कि ये चलेगा या नहीं चलेगा. तो पहले मैं एक बार ये निकालू ना, आगे की तरफ का ये मैक्सिमम है. अब लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये तो डिसाइड करूंगा ना. तो आगे की तरफ फोर्स कितना है, mg sin थीटा. m कितना है 50, sin थीटा कितना 1/2, 25 न्यूटन. अरे आगे की तरफ 25 न्यूटन लगा तो क्या फ्रिक्शन पीछे 50 न्यूटन लग के पीछे ले जाएगा क्या, नहीं लेके जाएगा. फ्रिक्शन जितना जरूरत है उतना ही लगेगा. कितना लग रहा होगा, 25 न्यूटन. तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स की आर की वैल्यू जो आएगी वो 25 आ रही है. अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है. ये 30 डिग्री है, तो 25 cos 30 आई केप प्लस 25 sin 30 जे केप. तो ये आ जाएगा बच्चों 25 √3/2 आई केप प्लस 25/2 जे केप. 25/2 कॉमन ले लो, √3 आई केप प्लस जे केप. आर आ गया. वेट
वेट तो बच्चों नीचे ही लगता है, वेट तो ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है वही होता है ना, तो वो तो 50 जे केप ही लगेगा नीचे की तरफ माइनस का जे केप, तो वेट भी आ गया। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगेगा, कितना लगेगा नॉर्मल, इक्वल टू एम जी कोस थीटा के बराबर। अब एम जी कोस थीटा लगेगा तो 50 इंटू रूट 3/2 या 25√3। अब बच्चों नॉर्मल के लिए यहाँ भी वेक्टर ले, 30 30 और ये 60 डिग्री है। अब इसके किधर कंपोनेंट आएंगे, 25√3 cos 60 माइनस का आई के प्लस 25√3 साइन 60 जे के। cos 60 कितना होता है 1/2, तो 25√3/2 माइनस का आई के प्लस साइन 30√3/2, तो 75/2 जे के। 25/2 कॉमन आ जाएगा, -√3 आई के माइनस 3 जे के, नहीं प्लस का। अच्छा √3 कॉमन ले लोगे तो फिर यहाँ √3 ही बचेगा। अच्छा माइनस आई प्लस एस हो जाएगा। नेट फोर्स ऑन ब्लॉक 0, भाई मोशन ही नहीं हो रही ना, नेट फोर्स ऐसे ऑब्जेक्ट पे क्या है 0, कोई मोशन ही नहीं हो रही है। तो बच्चों ये मैच दी कॉलम बहुत अच्छा था, सिंपल सिंगल सिंगल वाले। अगर मोर देन वन आंसर होते ना तो तुम लोग परेशान हो जाते इनमें, अभी आएंगे मोर देन वन वाले भी, ठीक है। फोर्थ न्यूमेरिकल देखो बच्चों, इन द गिवन फिगर फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग केसेस। ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। 1 kg 1 kg 10 न्यूटन, μ1 और μ2। अब कौन सा किधर लगेगा वो बहुत बड़ी बात है, एक एक करके देखना पड़ेगा। μ1 0 है, μ1 तो 0 है, और μ2 की बात है, μ1 0, ए वाले में देखो μ1 बराबर 0 और μ2 बराबर अगर 0.1 हो गया तो क्या होगा। अब बच्चों सिंपल सी एक बात समझो कि ये ब्लॉक मान लो आप 2 kg के, इधर से फोर्स नॉर्मल लगेगा, इस तरफ से 10 न्यूटन लगा, फ्रिक्शन इन दोनों में इंटरनल हो गया। अब नीचे की तरफ 20 न्यूटन लगेगा, तो ये नीचे तो गिरेंगे, इस केस में नीचे तो जाएंगे। अब बात आती है यहां वाले फ्रिक्शन की, यहां फ्रिक्शन कितना लगेगा। अब ये नीचे तो जाएंगे, इस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला फ्रिक्शन बच्चों इनमें ओवरऑल इस सिस्टम को कोई ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है इन दोनों की एफबीडी देखो, नहीं लग रहा। अब नहीं लग रहा तो ये इस फोर्स के कारण रुकेंगे नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोशन हो ही रही है, और मोशन होगी तो ये दोनों ही गिर जाएंगे। भाई इसके म्यू से कोई फर्क नहीं पड़ना, ये 10 के एक्सेलरेशन से नीचे जाएंगे, दोनों ही जाएंगे। क्यों ऐसे लगाया आपने, उधर की तरफ कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। भाई आपके बीच में फ्रिक्शन होता, मैंने मान ली फ्रिक्शन होता। जैसे एक बात बताऊं बच्चों, मान लो एक ये डस्टर होता मेरे पास में और एक ये डस्टर होता, ये लो। अब मैंने इन दोनों को यहाँ ऐसे डस्टर पे, इस पे ब्लैक बोर्ड पे ऐसे चिपका दिया, ऐसे यहाँ से दबा दिया। ये क्यों है, इधर फोर्स है इसलिए। अगर मैं कहता हूँ यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता, ये हल्का सा ऐसे होता, तो इधर आप कितना ही दबा दो, यहाँ फ्रिक्शन नहीं होती, दोनों ही क्या करेंगे, नीचे चले जाएंगे, नीचे गिरेंगे। किससे, ग्रेविटी वाले एक्सेलरेशन से। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिर जाएंगे। भाई इन दोनों का एफबीडी में फ्रिक्शन आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक का ऊपर लग रहा है एक का नीचे लग रहा है। ओवरऑल इस सिस्टम को अगर देखोगे तो क्या कोई रोकने के लिए कैपेबल है, बाहर से फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा। तो ओवरऑल तो ये 2 kg जो ब्लॉक है वो 10 से नीचे जाएगा, फोर्स तो लग रहा है। अब अगर इसको एक सिस्टम मानते तो 10 के एक्सेलरेशन से जाएंगे ये। बी वाले में देखो μ2 बराबर 0, यहां फ्रिक्शन नहीं होता, वहां हो जाता। अब और μ1 0.1 होता, तब देखते। अब बच्चों यहां तो फ्रिक्शन 0 है और वहां है। अब इसकी एफबीडी में देखते तो इसके ऊपर ब्लॉक पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्सेलरेशन ऑफ, ये कौन सा ब्लॉक है, ए है क्या, बी है ये, और ये ए। एक्सेलरेशन ऑफ बी तो 10 आ जाता, बी तो नीचे जाएगा 10 के एक्सेलरेशन। एक पे बात आती है, एक वाले की एफबीडी बनाते तो इस तरफ से 10 न्यूटन लगता, इधर से नॉर्मल लगता, नॉर्मल 10 न्यूटन है तो μ1 0.1 है, तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती म्यू एम जी, म्यू इंटू एन, एन 10 आ जाता। 1 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगता है यहाँ फ्रिक्शन, 1 न्यूटन मैक्सिमम पॉसिबली, नीचे 10 न्यूटन लग रहा है। अब एक्सेलरेट होगा कि नहीं होगा, 9 न्यूटन इक्वल्स टू एम इंटू ए, तो ए कितना आता है इसका 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो बच्चों इस इंस्टेंट पे ए जो है वो 9 से जाता है और बी जो है वो 10 से गिरता है, तो कौन सा आंसर आ जाता है? क्यू। सी वाला पार्ट देखो, μ1 बराबर 0.1 और μ2 बराबर 0.1, दोनों ही 0.1 है। नहीं, अच्छा μ2 1 है, 1.0 है, ठीक है। अब देखो यहां ये फ्रिक्शन है, तब क्या वैल्यू आएंगी? अब बच्चों अगर इसको आप लोग एक एफबीडी मानते 2 केजी की, तो इधर से 2 न्यूटन का 10 न्यूटन फोर्स लगा, इधर से नॉर्मल आता, तो यहां जो फ्रिक्शन आता, और ऐसी दोनों की बना लो चाहे, इसके ऊपर भी ये 10 न्यूटन का ही नॉर्मल आता और इधर से ये 10 लग रहा था, इस टाइप से इक्वेशंस बनती। ये ए वाला है और ये बी है। अब ये 10 न्यूटन है, तो यहां का जो फ्रिक्शन इसको रोकने के लिए लगेगा वो कितना लगेगा? म्यू कितना है यहां पे? 1 में, अच्छा 2 है तो 1 है, तो 1 इंटू एन 10 न्यूटन ऊपर लगा, इस पे नीचे की तरफ 10 न्यूटन लगेगा। और ठीक है, इसको पहले एक सिस्टम मानो, इस कंप्लीट को एक सिस्टम मानते, तो ये 20 केजी का 2 केजी का ब्लॉक होता तो 20 न्यूटन नीचे लगता, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा, यहां जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना होता? म्यू इंटू एन, तो 0.1 इंटू एन, एन कितना है? 10 का, तो 1 न्यूटन फोर्स लगता है ये ऊपर की तरफ। और ओवरऑल वो फोर्स जो था ना बीच में ये दोनों का, एक पे ऊपर लगता है एक पे नीचे लगता है, ओवरऑल इस सिस्टम के लिए तो अभी क्या हो जाता है? वो कैंसिल। भाई वो एक्सटर्नल थोड़ी है इस सिस्टम के लिए, वो तो आपस में क्या हुआ? इंटरनल हुआ, उसकी तो बात बाद में आएगी। तो अभी बच्चों इसमें 20 सिस्टम 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो 20 माइनस 1 इक्वल टू एम इंटू ए की वैल्यू कितनी आती? 19/2, तो 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आता। तो दोनों ही 9.5 से चले जाएंगे ना, ग्रेविटी से दोनों ही किससे चले जाएंगे? 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जाएंगे। और सी वाले में देखो, डी वाले में, यहां तो ये कोई डाउट नहीं ना कि ये तो इंटरनल फोर्स है ना, भाई μ1 हो जाए चले, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपस में नेट क्या होना है? एक दूसरे का कैंसिल, कैंसिल होना है, तो इस पे नेट फोर्स अगर इस पूरे एफबीडी को मानते तो क्या होता? नीचे की तरफ आता 20, ऊपर फ्रिक्शन 1 न्यूटन ही लगता, वो तो इंटरनल था, आपस में कैंसिल हो जाता, तो इनका एक्सेलरेशन ये आता। अब अगर कोई फ्रिक्शन पूछ भी लेता ना आपको यहाँ पे कितना होता, तो इस एक वाले की 1 केजी वाले की एफबीडी क्या बनती? ऊपर 1 और नीचे 10 न्यूटन। और सिंपल इसकी भी एफबीडी कैसी बनती? इसके ऊपर भी फ्रिक्शन कितने का लगता है? 1 न्यूटन और नीचे 10 न्यूटन। अब आप कहते कि यहाँ पे फ्रिक्शन किसने लगाया होगा, तो इसके अंदर यहाँ एफबीडी अलग बनती, यहाँ पे इसका जो यहाँ फोर्स होता फ्रिक्शन वो जीरो ही होता, दोनों ही मोशन कर रहे हैं तो फ्रिक्शन क्या होता है? जीरो, जरूरत ही नहीं है उसकी, वो लग ही नहीं पा रहा होगा। वो कब लगेगा? जब दोनों नहीं मोशन कर रहे होंगे तभी लगेगा, मोशन कर रहे होंगे तो लगेगा ही नहीं ये फ्रिक्शन यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसका डी पार्ट और बताता हूं मैं आपको। डी वाला पार्ट देखो बच्चों क्या होगा ना, तो डी वाले में क्या होगा? μ1 कितना है? 1, और μ2 कितना है? 0.1। अब सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ये देखो, ये ए वाला है और ये बी वाला है, यहां जो फ्रिक्शन है वो 0.1 है यहाँ, और इधर 1 है। तो इस तरफ से नॉर्मल तो हमें पता है बच्चों 10 न्यूटन होगा, इधर नॉर्मल लगेगा, तो यहाँ फ्रिक्शन हो जाएगा 10 न्यूटन का, यहाँ नीचे 10 न्यूटन लगेगा, इस पे भी 10 न्यूटन लगेगा। अब यहाँ समस्या आएगी, यहाँ मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना है? एन इंटू ये 1 न्यूटन का। तो बच्चों इसमें 1 न्यूटन जो फोर्स होगा ना, अब ये ब्लॉक नीचे देखो, ये ब्लॉक नहीं जाना चाह रहा, इस पे नेट फोर्स ज्यादा है, अभी इसके ऊपर फ्रिक्शन की नहीं पता, तो ये नीचे जाएगा, तो इस पे नीचे जाने से रोकने के लिए 1 न्यूटन ऊपर लगेगा, इस पे 1 न्यूटन नीचे लग जाएगा, इस तरीके से। तो ऐसे होगा, तो इस पे नीचे की तरफ 11 माइनस 10 इक्वल टू 1 इंटू ए, तो ए बराबर 1 आ जाएगा इसका, किसका? ए का। बी वाले की सिचुएशन देखोगे तो 10 माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू ए, इसका ए आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहे हो बात को कैसे हुआ? अब यहां जो फ्रिक्शन है ना ये कम था, ये है म्यूचुअली कैंसिल हो रहा है इसको, बट ये बच्चों इसके ऊपर ये नीचे जा रहा है ना, एक से ये फ्रिक्शन यहां वाले फ्रिक्शन के कारण नहीं जा रहा, ये तो केपेबल है इसको रोकने के लिए, बट यहां जो फ्रिक्शन लग रहा है ये नीचे। अब सी में ये नहीं था, सी वाले में ये रोक ही नहीं पा रहा था इसको, और सी वाले को भी आप लोग चाहो तो इस तरीके से भी करोगे तो भी आ जाएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और नहीं आया तो एक बार बच्चों मेरे से लाइव क्लास में आप लोग इस पे अपन और डिस्कस कर लेंगे, किसी को प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे को बता देना, हम लोग लाइव में इस पे और डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट इसका डी ऑफ 5th क्वेश्चन बताता हूं मैं।
फिफ्थ न्यूमेरिकल देखो, मैच दी कॉलम है 3 ब्लॉक M1 M2 कैपिटल M आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। ये तो है कैपिटल M, ये है M2, ये है M1 और इधर फोर्स लगा है F। ठीक है, पुली आर लाइट, ए कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक M1 पुली। ठीक है, पार्ट ऑफ स्ट्रिंग कनेक्टेड, ठीक है, सब कुछ सही बातें हैं। एक्सेलरेशन ऑफ M1 सबका निकालते हैं, यहाँ पे टेंशन T मान लो, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T। ये बच्चों इस चैप्टर का FBD पे बेस्ड आखिरी न्यूमेरिकल है, और इसके बाद में अपना ये एक बचेगा पार्ट, तो इसको समझो, सिंपल सा है। देखो इसकी इक्वेशन, इसका एक्सेलरेशन A मानो A1, अब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, आप इसमें इक्वेशन लिखोगे F माइनस टी इक्वल टू एम इंटू A1। एक तो ये हुई बात, इसका मैंने ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 माना। अब बच्चों ये वाली स्ट्रिंग तो चेंज नहीं होनी, ये बढ़ेगी, ये उतने से ही कम होगी, तो इसका जैसे ये वाली स्ट्रिंग जो बढ़ेगी अगर, तो उसी हिसाब से ये वाली कम होगी ना, तो इसका भी एक्सेलरेशन आगे की तरफ तो क्या रहना है, A1 ही रहना है। अब बच्चों इसकी एफबीडी बनाते हैं कैपिटल M वाले की, यहां एक टेंशन T लगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये और ये इधर पीछे की तरफ भी तो लग रहा होगा इस पे टेंशन, इस पुली पे देखोगे तो यहाँ एक टेंशन आगे लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है, यहाँ टेंशन नीचे लग रहा है, इस पे ये लग रहा है, तो ये टेंशन सारे कैंसिल हो जाते हैं आपस में। इस ब्लॉक पे टेंशन फोर्स सारे क्या हो जाते हैं, कैंसिल। देखो इस तरफ टेंशन, इस तरफ, इधर लगते तो ऊपर और ये आगे, बताओ ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, और नीचे mg लगता, ऊपर ये ऊपर से एक नॉर्मल लगता है, एक इधर लगता है, ये वर्टिकल में कोई मोशन होता, इसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसका एक्सेलरेशन सीधा ही क्या हो जाता, जीरो। ऊपर वाले के इक्वेशन लिखते तो t बराबर सीधा ही m2 इंटू a आ जाता, इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाता। अब सिंपल सिंपल चीजें, एक्सेलरेशन ऑफ q, एक्सेलरेशन ऑफ m1 का एक्सेलरेशन कितना होता है, इसको ऐड यहाँ पे वैल्यू डाल दो, f बराबर आ जाता बच्चों m1 प्लस m2 इंटू a, तो a जो होता है वो जाता है f अपॉन m1 प्लस m2, ये a का दोनों का बराबर होता, तो एक्सेलरेशन ऑफ m1 ये आता, एक्सेलरेशन ऑफ m2 यही आता, दोनों का q आ जाता, एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M जीरो होता, r आ जाता। टेंशन इन स्ट्रिंग t बराबर m2 इंटू a है f अपॉन m1 प्लस m2। देख रहे हो, बहुत ही सिंपल सा आंसर हो गया। अब बच्चों समस्याएं कब बढ़ती पता है, जब ये स्लाइड हो रहा होता, ये स्लाइड कब हो रहा होता, अगर इसके ऊपर थोड़ी सी एफबीडी ऐसी सिचुएशन और बना देते, भाई ये ब्लॉक यहां नहीं होकर के अगर ऐसे लटका देता ना, मैं होता तो ऐसे ही करवाता, इसको यहां कर देता मैं इसको, अब समस्याएं बढ़ती। अब इसके ऊपर एक टेंशन आगे लग रहा है, एक ये, अब ओवरऑल एक नेट आगे वाला टेंशन तो रह जाता, तो ये एफ बी एक्सेलरेट होता, तब सिचुएशन चेंज हो जाती। और चाहो तो आप लोग कर भी सकते हो, इसको करके मेरे को बता भी सकते हो कि सर ये तो ऐसे ऐसे होगा, इसमें सूडो फोर्स और कई सारी चीजें लगती, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अगर आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स करने हैं तो ये एक्सरसाइज 2 पड़ी है, एनिग्मा प्रॉब्लम है ना, ये एक्सरसाइज 2 वाली, इनको आप लोग बहुत अच्छे से टाइम पास करके कर सकते हो, और बहुत मोशन के साथ सारे न्यूमेरिकल्स, जैसे 29 पे 17 वाला, और काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आप चाहोगे तो हो भी सकते हो, बहुत ईजी है ना, मतलब एक IQ चाहिए बेसिक सा बस, उसके बाद में। चलो बच्चों एक्सरसाइज 3 है, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, फिर अपनी शीट कंप्लीट हो जाएगी, छोटा सा पार्ट और बचेगा। चलो बच्चों एक्सरसाइज 3 देखो, एडवांस्ड की पास्ट ईयर्स में आई हुई न्यूमेरिकल्स है। तो सबसे पहले 2007 में आया वो पहला न्यूमेरिकल देखो क्या है, 2 पार्टिकल ऑफ मास m ईच आर टाइड विद एंड्स ऑफ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2a, ये है और ये है, इसके बीच की डिस्टेंस a है, और ये भी कितनी है, a है, और ऐसे बांधा हुआ है, इधर फोर्स F लग रहा है, ये मास m है और ये भी मास m है। The whole system is kept on frictionless table पे रखा हुआ है, string is light, each of mass m, distance a, now midpoint is pulled vertically upward with small force but constant force है, force की वैल्यू कैसी है, constant f है। As a result of particle move toward each other, magnitude of acceleration vertical while particle are at a distance 2x, जब ऐसी बन जाएगी, ये डिस्टेंस 2x हो जाएगी, ये x हो जाएगी, ये डिस्टेंस x हो जाएगी, ये a है, ये एंगल थीटा है, इधर f फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ,
तो बच्चों इसमें टेंशन टी, इसमें टेंशन टी, ये थीटा है तो ये भी थीटा होता, ये भी थीटा, तो 2t ये थीटा होता ना इधर, तो ये टेंशन टी है तो 2t साइन थीटा इक्वल टू एफ आ जाता। ठीक, एक इक्वेशन तो ये होती। और इसकी बच्चों एक्सेलरेशन इक्वेशन देखते तो ये इधर एक्सेलरेट होता, वर्टिकल में बैलेंस हो जाता है टेबल पे रखे हुए ऐसे, तो इस तरफ आ जाता t cos थीटा बराबर m इंटू ए हो जाता, एक्सेलरेशन है a। ठीक है, अब t की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, t की वैल्यू डालोगे तो f अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू m इंटू ए, तो a बराबर क्या आ जाता, f अपॉन 2m कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा ये वाली साइड कितनी आ जाती, तो x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कोट थीटा आ जाता, तो ये आ जाता। बहुत ही सिंपल सा था। देखो एडवांस में देख रहे हो कितना आसान न्यूमेरिकल है, बट है यूनिक अपने आप में। ऐसे क्वेश्चन आप देख नहीं पाओगे, पहले एग्जाम में आ गया तभी मिलेगा मौका, ये समझ लेना। कॉपी में बहुत आसान लगता है। ए क्लॉथ कवर a table, some dishes are kept on it, cloth can be pulled out without dislodging the dishes from the table because, हाँ अपन कपड़े को जल्दी से खींच लेते, डिशेज वहीं रह जाती है, कपड़ा बाहर आ जाएगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्विवेलेंट, बच्चों बात दोनों ही सही है बट कारण सही नहीं है। ऊपर वाला इसलिए हुआ, पहला लो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, कि जो रेस्ट में थे वो रेस्ट में रहना चाहते, वो कारण होता। थर्ड वाला देखो, इट इज इजियर टू पुल ए हेवी ऑब्जेक्ट देन पुश ऑन लेवल ग्राउंड, सही बात है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट, फिर भी दोनों सेम बातें हैं बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्यों। पुश में और पुल में नॉर्मल फोर्स बढ़ जाता है, नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं चेंज होती। फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, नॉर्मल चेंज हो गया इसलिए फ्रिक्शन चेंज हो गया, ना कि नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट चेंज हुई है, तो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। फोर्थ देखो, पीस ऑफ वायर इज बेंड इन द शेप ऑफ पैराबोला, एक पैराबोला शेप में वायर को बेंड कर लिया, y बराबर के एक्स स्क्वायर, ऐसा पैराबोला होता है अपवर्ड। ये ए बीड ऑफ मास m ऑन इट, ये बीड है, इस पे मास m है ऑन इट। द बीड कैन स्लाइड ओवर विदाउट फ्रिक्शन, इट्स ए लोएस्ट पॉइंट ऑफ पैराबोला। द वायर इज नाउ एक्सेलरेटेड पैरेलल टू एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसको बच्चों अगर आगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से लेके जाओगे तो बीड इधर आ जाएगा, ये हमें भी पता है। द डिस्टेंस ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन वेयर बीड कैन स्टे एट रेस्ट फ्रॉम, देखो बच्चों इसको अगर इधर लेकर के जा रहे हैं तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा ma, नीचे लगेगा mg, ठीक है। और इसकी अगर ये टेंजेंट खींच दोगे, ये इसका परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा। ये एंगल अगर थीटा है बच्चों तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाता है, 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाता है, ऐसा है। तो आप अब इसमें क्या लिखते, भाई ये सूडो फोर्स लगाया है में, नीचे mg लग रहा है और इस तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल, ठीक है। अब इसकी भी ऐसे बना लेते, तो ये थीटा, ये भी थीटा हो जाता, 90 माइनस थीटा, ये वर्टिकल के साथ थीटा होता। n cos थीटा किसके बराबर हो जाता है, mg, और n sin थीटा किसके बराबर हो जाता है, ma, और tan थीटा कितना हो जाता है इससे, a बाई जी, ये tan थीटा आ जाता है, स्लोप आ जाता है इसका। तो बच्चों अब अगर ये है तो dy अपॉन dx इसका स्लोप होता है, और ये कहाँ होता है 2kx, डिफरेंशिएशन किया तो tan थीटा बराबर क्या आ जाता है 2kx। नेट पोजीशन क्या हो जाती है, x बराबर, ये किस जगह की बात होती है, a अपॉन 2kg, a अपॉन 2kg। तो फोर्थ का आंसर क्या दे रखा है, फोर्थ का आंसर बच्चों सी आ जाता, ठीक है, बी आ जाता, सॉरी बी, हाँ a अपॉन 2kg। चलो फिफ्थ देखो, फिफ्थ न्यूमेरिकल दे रखा है बच्चों, ए ब्लॉक ऑफ मास m ऑन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल थीटा, ये रहा थीटा, मास m ये है और इस पे p लग रहा है कोई ना। ए ब्लॉक ऑफ इंक्लाइंड ऑन थीटा, ए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज म्यू, और tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, म्यू से ज्यादा है थीटा तो स्लाइड तो होगा। ब्लॉक इज हेल्ड स्टेशनरी बाय अप्लाइंग ए फोर्स p पैरेलल टू द प्लेन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अप द प्लेन इज टेकन एज पॉजिटिव, p इज वेरीज फ्रॉम p1 जो है वो mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा से p2 जो है वो mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ये है। द फ्रिक्शनल फोर्स F वर्सेस P ग्राफ विल लुक लाइक। अब बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे देखो ये अपन ने कंडीशंस याद करी थी
या हम लोगों ने डेराइव भी करी हुई है बच्चों कि इसमें कैसे होगा, ये मिनिमम वाला फोर्स है। जैसे भाई ये P क्या है यहाँ पे, mg sin थीटा तो नीचे लग रहा है वो फोर्स है, माइनस म्यू mg cos थीटा, और ये कि इसमें कितना है P2 वाले में भाई, हमने जो ये फ्रिक्शन है ना, ये F इक्वल टू टोटल फोर्स है mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो इस वाले केस में जब P1 लग रहा है ना बच्चों ऊपर की तरफ, तो mg sin थीटा नीचे लग रहा है और म्यू mg cos थीटा ये नीचे फ्रिक्शन लग रहा है। अब फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन बदल ली, पहले बच्चों इसके अंदर जब प्लस हो रहा था इसका मतलब दोनों mg sin थीटा और फ्रिक्शन सेम साइड थे, भाई इनको उधर ले जाओ ना, नेट फोर्स बराबर लिखोगे तो P2 माइनस mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा ये होता बराबर 0, और इसके अंदर भी यही होता P1 माइनस mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू 0। बच्चों ब्लॉक सारा रेस्ट में है तो नेट स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, बट इसके अंदर P1 की वैल्यू, P1 ऊपर लग रहा है mg sin थीटा और फ्रिक्शन किधर लग रहा है, ये ऊपर ही लग रहा है उस टाइम पे, क्योंकि ब्लॉक नीचे आना चाह रहा है। और इसके अंदर P2 जब हुआ तो फ्रिक्शन कहां लग रहा है, फ्रिक्शन इस टाइम पे नीचे की तरफ लग रहा है, तो फ्रिक्शन ने ऊपर से अपनी डायरेक्शन नीचे की तरफ कर ली, तो फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन बदल ली। तो बच्चों इसके अंदर फ्रिक्शन ने अपनी सारी, अब P की वैल्यू P1 से P2 तक वेरी करती है, मान लो कोई ये P1 वैल्यू है और यहां से P2 तक वेरी करती है, तो ये फ्रिक्शन ऐसे होगा। क्यों, एक अपन ने कॉपी में न्यूमेरिकल किया, एक में आंसर 2 आया था, एक में 63 आया था शायद, कि ब्लॉक को ऊपर पुश करना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, नीचे पुश करना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। नीचे करने के लिए 2 आया था, ऊपर करने के लिए 60 आया था। अब आप अगर P की वैल्यू या जो अप्लाई कर रहे हो फोर्स 2 से 60 तक अप्लाई करो, तो बीच में एक टाइम आएगा ना जब फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए, और बाकी P की वैल्यू वेरी करेगी। फ्रिक्शन जो है जैसे जैसे आप P बढ़ाते जाओगे, भाई इस टाइम पे जब P1 लग रहा था तो P1 लग रहा था तो ब्लॉक इस P1 वाले केस के अंदर फ्रिक्शन कहां है, ऊपर की तरफ है। क्यों, P1 मिनिमम है, उस टाइम ब्लॉक नीचे आना चाह रहा है। P1 की जब मान वेलोसिटी फोर्स की वैल्यू मिनिमम है, P1 की वैल्यू ऊपर की तरफ जो लग रहा है, तो इस टाइम ब्लॉक नीचे आना चाह रहा है। क्यों, फोर्स सबसे कम है, अगर P की वैल्यू और कम कर दोगे तो बच्चों स्लाइड होकर नीचे आ जाएगा। उस टाइम फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था, मैक्सिमम था, फिर आपने P की वैल्यू बढ़ाते गए, वैसे वैसे कौन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा। एक टाइम आएगा जब P की वैल्यू कुछ ऐसी होगी तो फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, जब mg sin थीटा के बराबर होगा, क्योंकि उस टाइम फ्रिक्शन को लगने की जरूरत नहीं है। और फिर बच्चों जब आप और फोर्स बढ़ाओगे तो ब्लॉक ऊपर जाना चाहेगा, जब P की वैल्यू mg sin थीटा से ज्यादा हो जाएगी, तब उस टाइम पे कौन ज्यादा, जैसे एक बच्चों सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ये ब्लॉक है, इस पे 10 kg फोर्स से लेकर के 60 तक लगाते हो आप, तो ये ऊपर ना यहां जाता ना नीचे जाता, 10 लगा रहे हो तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे, इधर कितने का, मान लो ये नीचे आना चाह रहा है तो रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग लग जाएगा। अब आप फोर्स बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन कम होता जाएगा, और जैसे ही ब्लॉक ऊपर की तरफ जाने लगेगा, मैक्सिमम फोर्स आपने अप्लाई कर दिया, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा। फ्रिक्शन का ऐसा ग्राफ आएगा बच्चों। इसका भी मैं आप लोगों को और डिटेल में अगर चाहेंगे तो लाइव में डिस्कस कर लेंगे बच्चों। मैं ना ये 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, 6ठा 7वां 8वां 9वां हम लोगों ने कंप्लीट सीट का डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं इंटीजर टाइप वाले भी डिस्कस कर दूंगा, सेक्शन ई के जो 7 न्यूमेरिकल है ये भी डिस्कस करूंगा। बट आपको मेरे को ये 5 क्वेश्चन खुद से करके भेजने हैं, 6ठा 7वां 8वां 9वां, ये मैं बताऊंगा नहीं। अब इसमें जो भी डाउट होगा लाइव में डिस्कस करेंगे, मुझे भी पता चलना चाहिए आप लोग कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो। तो बच्चों मैं 4 क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अब अपना एक केवल सेक्शन ई बच गया जिसको मैं डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। सेक्शन ई के 8 न्यूमेरिकल्स ये और आ जाएंगे, इंटीजर टाइप वाले। आजकल इंटीजर को जरूरी से किया करो क्योंकि जेई मेन में भी आते हैं, एडवांस्ड में भी आते हैं। तो आप लोग वो 500 क्वेश्चन का मेरे को सॉल्यूशन भेजोगे, 6ठा 7वां 8वां 9वां जो अभी रिसेंट ईयर्स में आए हुए, और इस साल जो आया है वो भी मैंने डलवाया तो था, अच्छा डला नहीं है, तो 10 11 12 2-3 न्यूमेरिकल और है जो 19 में भी आया 20 में भी आया। ये 5-6 न्यूमेरिकल एडवांस्ड के आप खुद से ट्राई करोगे, नहीं होंगे तो मेरे से पूछोगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।